Good afternoon, friends. Sir, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir. Good afternoon. So yesterday we have seen the defense mechanism of the body. There are three defenses according to organon, Dr. Hahnemann. He explains the process of defense. The first process, that is the disturbance in the function and sensation of the body, that is physiological, is sora. Then the constructive defense, that is accumulation, indurations, this is psychosis, second defense. And the third defense, when body fails to protect, goes into the third defense, that is the destructive defense. So destructive defense in the two forms. मोस्टली डिस्ट्रक्टिव डिफेंस में डॉक्टर हैनीमन ने कहा है कि ऐसे दो कंडीशंस आ जाते हैं कि जहां एक तो करो या फिर मरो, इस टाइप की कंडीशन हो जाती है, या फिर बॉडी को कहीं ना किसी पार्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. दैट इज द थर्ड डिफेंस, डिस्ट्रक्टिव डिफेंस. यस, सो टुडे वी विल सी the defense mechanism of the body in detail. So, how Hahnemann explains this with the reference of aphorism. So, there are three defenses, three revolutions: Sora, psychosis, and syphilis. In aphorism number 74 aphorism हमारे ऑर्गेनॉन का सबसे इंपॉर्टेंट एफोरिज्म है, जो जितना आप पढ़ेंगे उतना उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा ही. तो इतना बढ़िया ये एफोरिज्म नंबर 74 है. देखो, हम 3 सेशन से एफोरिज्म नंबर 74 ही देख रहे हैं, और भी बहुत कुछ इसमें है. तो आज का भी पूरा लेक्चर हमारा एफोरिज्म नंबर 74 पे ही है. सो व्हाट डू पैथोलॉजी बुक से अबाउट द डिफेंसेस? जो जैसे कि डिफेंसेस के लिए हैनेमन ने क्या कहा है, हैनेमन ने किस तरह से कहा है, वो हमने डिस्कस किया. नाउ मॉडर्न बुक्स क्या कहते हैं about the defenses? So what do pathology books say about defense mechanism of the body? The basic unit of life is cell. The cell makes up a tissue to form an organ. Organs make system makes human being. So इस तरह से पूरी body form होती है. The cell is an unit of life having all the properties of the man himself, as its functioning is governed by the genes. तो एक सिंपल सेल्स में ये सब कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि इस ह्यूमन बीइंग को कैसा बनाना है, कैसा करना है, इसके बॉडी का फंक्शन क्या होगा, ये लाइफ में क्या बनेगा. Each and everything is included in this genes and the genetic code which is inside the nucleus. तो एक मतलब सिंपल सेल में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है. सो बेसिक फंक्शन ऑफ द सेल. तो इस सेल का क्या फंक्शन होता है? द फर्स्ट नीड ऑफ द सेल was to survive. Yes, so each and every cell बॉडी का, उसका बेसिक फंक्शन है नीड टू सर्वाइव. तो किसी भी तरह से सर्वाइव होना. सो टू सर्वाइव ऑन द अर्थ द सेल रिक्वायर्स एनर्जी, और इस सर्वाइवल के लिए चाहिए एनर्जी. एनर्जी है तो यू कैन इजीली सर्वाइव.
तो ये ही सिंपल फंक्शन सेल का होता है कि मुझे सरवाइव होना है, और सरवाइव होने के लिए मुझे चाहिए एनर्जीज। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेल इज टू एक्वायर न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल। तो ये जो एनर्जी है ये कहां से मिलेगी? तो न्यूट्रिशन। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल is to get nutrition. The first function of cell is to acquire nutrition and oxygen for the survival of the cell. So main function, that is the survival of the cell. तो खुद को सरवाइव करना, ये सबसे पहला फंक्शन है ह्यूमन सेल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है, न्यूक्लियस दिया है, न्यूक्लियस कंटेन्स द जीन्स। और सेल फंक्शन में देखो, जो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल होता है एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन। जैसे कि न्यूट्रिशन मिल गया, फूड मिल गया, सो जैसे हम कॉमनली ये कहते हैं कि अन्न पानी निवारा, है ना। तो उस तरह से ये एक हर सेल का एक बेसिक फंक्शन है कि नीड टू सर्वाइव, और सर्वाइव होने के लिए फूड जरूरी है। फूड से एनर्जी होगी, एनर्जी रही तो ही कैन परफॉर्म हिज वर्क। सो एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, बायोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, इजेशन, secretion, movements, irritability, homeostasis, yes. So the second function is reproduction. So हम 10 तक बात करेंगे। होम्योस्टेसिस तभी मेंटेन रहेंगी, मतलब ईच एंड एवरी सेल हेल्दी तभी रहेगा जब उसे प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिल रहा है, प्रॉपरली एनर्जी मिल रही है। यस, सो आफ्टरवर्ड होम्योस्टेसिस विल मेंटेन देयर। नाउ द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमें समझ में आया कि अगर हमें फूड मिलता है, नीड ऑफ फूड टू मेंटेन द फर्स्ट फंक्शन, द बेसिक फंक्शन फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल ऑफ सेल, ये ध्यान में रखना है, सर्वाइवल ऑफ सेल इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल। देन सेकंड फंक्शन इज द जनरेशन और प्रोडक्शन। अगर आप खुद जिंदा है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही, तो ऑटोमेटिकली सेकंड फंक्शन ऑफ दैट मैन, दैट बॉडी स्टार्ट कि मेरे जैसा और कोई चाहिए, मेरे जैसा ही और एक चाहिए, लाइक दिस। सो द reproduction or production. So second function is the survival of species. तो मेरे ही जैसा सेम टू सेम, मेरा ही क्लोन, मेरी ही पेशीज मेरे से होनी चाहिए। दिस इज द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सर्वाइवल फॉर सेल, एंड द सेकंड फंक्शन इज सर्वाइवल ऑफ पेशीज। So this is the second function. So second function is the generation or reproduction which helps in survival of the species. जब आप खुद जिंदा होंगे तो आप दूसरों को हेल्प करेंगे, दूसरों को जिंदा रखेंगे। इसीलिए सबसे मेन फंक्शन है हमारा पहला सेल, सर्वाइवल ऑफ सेल, देन द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज। सो जैसे कि घर में अगर आप खुद के बजाय दूसरों को बचाते हैं, दूसरों का डिफेंस करते हैं, तो दिस इज सिंपलिटिक डिफेंस, क्योंकि सबसे मेन होता है फर्स्ट डिफेंस ऑफ सेल, देन द others, that means species. Yes, so afterward थर्ड डिफेंस मैकेनिज्म आता है, फिर वो करो या मरो। सो the second function is the generation or reproduction which helps in survival of the species. It is the process at the genetic level of multiplication, that is mitosis. So 1:2 mitosis, it means 1:2. When this ratio becomes disturbed, 1:3, 1:4, that is the disease condition of psychosis. So mitosis, the process enables a cell to reproduce by division of one cell into two of its ditto. Ditto, that means the clone. मेरे ही जैसा, हर कोई ये सोचता है कि मेरे ही जैसा मुझे चाहिए, मतलब
इन द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन और जनरेशन, कि मेरा ही क्लोन आना चाहिए, है ना। मेरा, जैसे कि हर डॉक्टर ये सोचता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मतलब कि मेरे ही जैसा मेरा बच्चा होना चाहिए, है ना। मेरी जैसे मेरी प्रोजेनी होनी चाहिए, लाइक दिस। सो दिस इज डिटो और द प्लो इन it in inhibits excess production and limits multiplication to 1:2. This is the normal, that is cell or organism is always under attack by hostile forces, so which are trying to end life. Cell has to protect itself from these attacks. For this defense, it develop the function of immunity. तो सर्वाइवल, यहाँ पे शायद वन स्लाइड मिस हो गई है। यस, इसके बाद की एक स्लाइड मिस हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, ओके। तो व्हाट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? सर्वाइव वही हो सकता है जो फिट है, जो जिसका होम्योस्टेसिस मेंटेन है। यस, सो क्योंकि आप देखो हमारे सराउंडिंग में हजारों करोड़ों बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, जो हमारे पे 24 आवर्स अटैक करते हैं हमारे। दे आर ट्राइंग टू किल अस, बट इफ वी आर fit, we are healthy, we are having the normal health, then we will defense. But this cell or organism always under attack of hostile forces which are trying to end the life. There are two forces. एक फोर्स ये होता है जो लाइफ को बढ़ाना चाहता है, लाइफ को चलाना चाहता है, और एक फोर्स ऐसा होता है जो लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है, सो एंड करना चाहता है। सो सेल हैज टू प्रोटेक्ट itself from these attacks for these defense. So it develop the function of immunity, और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हमारी इम्यूनिटी वेल है, नॉर्मल है, फिट है, देन वी कैन इजीली प्रोटेक्ट दिस hostile forces. So the third need of the cell is to protect or defense. तो थर्ड फंक्शन होता है, अगर हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल है, इम्यूनिटी वेल मेंटेन है, हम फिट है, हम नॉर्मल है, हेल्दी है, देन वी कैन फाइट अगेंस्ट दिस होस्टाइल फोर्सेस। सो इसके लिए जरूरी होती है इम्यूनिटी, और थर्ड फंक्शन में यही इम्यूनिटी वहां इस थर्ड फंक्शन में कॉम्प्रोमाइज होती है, और वो कॉम्प्रोमाइजेशन इज ऑन द टू थिंग्स, इज बेस्ड ऑन टोटली टू थिंग्स। सो एक करो या मरो, या फिर दूसरा होता है कि कहीं तभी बॉडी को कोई ना कोई पार्ट कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, दिस इज द डिस्ट्रक्शन। सो द third defense mechanism is the destructive defense mechanism. So the immune system compromises of complex actions, mentally, physically, or physiological, which are brought about as a reaction to seemingly destructive stimuli. Yes, so आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर दिया है कि बहुत ही अच्छा, जब कोई अटैक बॉडी पे होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मैकेनिकल हो, मेंटल हो, कोई भी हो, या फिर बैक्टीरियल, पैरासाइटल हो, तो सबसे पहले वहां डिफेंस मैकेनिज्म होगा, दैट इज द इन्फ्लामेशन, क्योंकि वहां का पार्ट का कुछ फंक्शन लॉस होगा, कुछ सेंसेशन लॉस होगा, दैट इज द इन्फ्लामेशन। फिर भी उससे वो कवर नहीं होता है, और वहां पे अटैक कंटिन्यू होता है बैक्टीरियाज का या फिर कोई भी एजेंट का, तो वहां पे ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्वेलिंग आएगा, दैट इज द सेकंड डिफेंस मैकेनिज्म, साइकोसिस। एंड आफ्टरवर्ड कि उससे भी अगर काम नहीं जम रहा है, अटैक कंटिन्यू है अभी भी, तो ऑटोमेटिकली वहां पे डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, वहां पे क्रैक्स आएंगे, या फिर कुछ फ्लूइड बाहर आएगा, ब्लीडिंग होगा। दिस इज द थर्ड फंक्शन, दैट इज द थर्ड डिफेंसिव मैकेनिज्म, इज द सिपिलिटिक मैकेनिज्म, डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म। यस, देन
The main aim is to protect life and prevent destruction. ये नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल हैबिट बॉडी को नेचर ने दी है कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में बॉडी को डिस्ट्रक्शन प्रिवेंट करना होता है। और वो कौन से बेस पे? तो रॉबिन्स पैथोलॉजी स्टेट्स दैट मोस्ट ऑफ द डिजीज इन ऑर्गन्स आर caused by dearrangement at cellular level. Yes, तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि ये सब सेल में ही सब प्रोसेस होते हैं और सेलुलर लेवल पे किस तरह से ये डीअरेंजमेंट होती है। सो Rudolf Virchow is again the biologist, very pathologist, बहुत अच्छे ये साइंटिस्ट होके गए, जो कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी स्टेट्स दैट एनी डिसऑर्डर इन द सेल इज ड्यू टू इट्स फाइट फॉर सर्वाइवल। हैनीमन ने भी ये कहा है कि बॉडी में, हैनेमन ने यही अलग लैंग्वेज में कहा है, जैसे कि बॉडी में कुछ भी डिसऑर्डर होता है, कोई भी डिसीज होता है, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। और रुडोल्फ विर्चॉ कहते हैं कि एनी डिसऑर्डर इन द सेल इज ड्यू टू इट्स फाइट फॉर सर्वाइवल। और वही मॉडर्न पैथोलॉजिस्ट रॉबिन्स पैथोलॉजी में भी यही कहा है कि जो भी होता है ऑर्गन्स में, दैट इज द, कोई भी डीअरेंजमेंट हो, कुछ भी हो, दैट इज फॉर द सर्वाइवल। यस, सो द disturbance in the structure or function of individual cell from the basis of disease. Virtually all forms of the organ injury starts with फिजियोलॉजिकल, मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल अल्टरेशन। यस, तो फिजियोलॉजी, ये जैसे ही स्टार्ट होता है बॉडी में, किसी भी सेल में, ऑर्गन में, टिश्यूज में, जो भी इंजुरी होगी, इंजुरी के बाद जो भी वहां डिसऑर्डर होती है, तो इसकी जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस दी है नेचुरली, दैट इज द फर्स्ट फिजियोलॉजिकल, देन मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस। सो इसके बाद ये अल्टरेशन आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, दैट इज द सिकुलिटिक। देन हाउ डज अ सेल डिपेंड इटसेल्फ व्हेन अटैक्ड बाय द होस्टाइल स्टिमुलस? आप देख रहे हैं सेल्स की फिगर यहाँ दी है। सो व्हाट डू पैथोलॉजी बुक से अबाउट द डिफेंस ऑफ द बॉडी? रॉबिन्स पैथोलॉजी स्टेट दैट मोस्ट ऑफ द डिजीज इन ऑर्गन्स आर कॉज्ड बाय डीअरेंजमेंट एट cellular level. So Rudolf Virchow, father of modern pathology, states any disorder in the cell is due to its the fight for survival. So disturbance in the structure or function of individual cell forms the basis of disease. Yes. So यहीं से स्टार्ट हो जाता है फिर डिजीज। सो वर्चुअली ऑल फॉर्म्स ऑफ organ injury starts with the pathological, molecular or structural alteration in the cell. Then how does a cell defend itself when attacked by a hostile stimulus? So that mechanism is of three processes, that is physiological, so depends, morphological, that is constructive defense, and morphological, that is the defense, destructive defense. So physiological and morphological defense, physiological is pure soric, and the morphological having two types, एक constructive, दूसरा destructive. So physiological defense. What is physiological defense? When a cell is attacked by a bacteria or a fungus, the first step the cell may take is to promote production of certain already present antibacterial agents secreted by it on the cell wall like lysozyme. यस, हमें कुछ भी कट भी होता है सिंपल, या फिर कुछ इंजरी होती है, तो पट से वहां से कुछ थिन watery discharge आएगा, that is the lysozyme. It is having the antibacterial properties. So in mucous membrane or some unsaturated fatty acid on skin epithelium, or it may induce cell to produce free fluid in large quantity so that इनवेडिंग एजेंट आर वॉश ऑफ। जो भी वहां पे इनवेडिंग एजेंट्स है, जो वहां पे कुछ मतलब
इन्फ्लामेशन करना चाहते हैं, फिर डिस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उस लाइसोजाइम से वो वॉशअप होंगे. सो इफ दिस फॉल्स, द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लामेशन इज यूज्ड टू गेट rid of the invasive stimuli. It is proceeded by increased sensitivity and irritability. This is the first defense. Cell sacrifice this first function of nutrition and respiration to bring out primary physiological defense. It cuts off oxygen and nutrition supply to the cell, that causes hypoxia and that leads to damage to the cell. This affects production of energy level, and this brings up only physiological changes in the cell. So this is complete the first defense mechanism, that is the physiological defense. तो इस तरह से फर्स्ट डिफेंस होता है, फिर इसके बाद वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाएगा. Then the first defense of inflammation often associated with like heat, redness, pain, edema, loss of function. Then disease like tonsils, bronchitis, gastritis, enteritis, appendicitis, arthritis, pneumonitis, hepatitis, meningitis, encephalitis, etc. are inflammation of the sac parts that is due to first defense mechanism at work. तो फर्स्ट डिफेंस किस तरह से होता है, क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस इज द नीड आफ्टर द अटैक और इंजुरी. तो ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, सेल का डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसके बाद इन्फ्लामेशन होता है और हम उसे इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं. यस. देन second, constructive defense. After the first defense of the inflammation, it still the hostile continues, means the first defense has failed to get rid of the toxins or pathogens. It decides to go in for the second line of defense. After the limit of reversible pathological changes is crossed, cells start feeling fragile. तो फर्स्ट डिफेंस फेल होने के बाद, मतलब वहां इन्फ्लामेशन हुआ, फिर भी वहां का मतलब अटैक कम नहीं हो गया, कम नहीं हो रहा है, बैक्टीरियल जो भी अटैक है वो शुरू ही है वहां पे, ट्राइंग टू किल द सेल्स, ये प्रोसेस continuous शुरू है. Then inflammatory, the first defense may become fail. Afterward, cell goes into the second defense mechanism, and that second defense mechanism, it decide to go in for the second line of defense after the limits of reversible pathological, reversible physiological changes is crossed. Cell start feeling fragile. It wants to straighten, cover up its weakness. अब देखो सेकंड डिफेंस किस तरह से स्टार्ट होगा कि सेल एक अलग मोड में चले जाएगा, एंड दैट द डिफरेंट मोड इज इट वांट्स टू स्ट्रेंथन. तो खुद को और स्ट्रेंथन करना चाहता है, और वो किस तरह से कि जैसे कि हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि अगर सामने वाला कुछ अटैक करना चाहता है और ये उसे मतलब फर्स्ट डिफेंस अप्लाई करते हैं कि इधर भागेंगे उधर भागेंगे, खुद को मतलब बहुत प्रयास करते हैं कि मैं किसी भी तरह से इस एजेंट से बच सकूं, लेकिन वो कंटिन्यूली अगर उसके पीछे ही होता है तो ये फिर सेकंड अप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं अगर कुछ ऐसा बड़ा दिखाऊं कि मैं भी डेंजर हूं, तो वो खुद का शरीर फुकाते हैं. दिस इज साइकोसिस. यस. सो इट वांट्स टू स्ट्रेंथन. उसी तरह से हमारे बॉडी के सेल में भी होता है कि सेल वांट टू स्ट्रेंथन, कि मैं अपनी एनर्जी बढ़ाऊं, मैं सामने वालों को दिखाऊं कि मैं बहुत डेंजर हूं, मैं तेरे से पावरफुल हूं, तेरे से ज्यादा पावरफुल हूं. सो कवर अप इट्स वीकनेस, खुद का वीकनेस छुपा के वहां पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है. सो एक्यूमुलेशन, द सेल डिपेंड्स बाय fortifying itself by accumulation. It starts accumulating water, protein, carbohydrates. और ये इसलिए कि भाई इसकी एनर्जी बढ़े, इसको और ताकत मिले. सो फैट, पिगमेंट्स, कैल्शियम, इलास्टिन और फाइब्रिन, और ऑटोमेटिकली दैट पार्ट बिकम स्वेल.
this is the second defense mechanism. So cell wall starts thickening by excess accumulation. This thickening has developed to protect the cell from irritation. So this is second constructive defense. Yes. And this thickening occurs due to the excess production of everything within the cell or system. When these changes to fail to overcome the hostile stimulus, इसके बाद भी स्वेलिंग आया, फिर भी वहां पे hostile forces मान नहीं रहे, उनका अटैक कंटिन्यू है, then certain changes takes place in the genes which induce irreversible changes in the structure or morphology of the cell. तो ये irreversible changes क्या होते हैं? Then second response to the cell injury brought about by sacrificing second function of generation or reproduction. तो यहाँ पे second function body का जो है defense mechanism जो है, that is the reproduction, वो यहाँ पे sacrifice होगा. Afterward the cell goes into the third defense mechanism. So generation or reproduction in the cell occurs due to many processes. तो यहाँ पे एक सेल के बजाय यहाँ पे 2 सेल 3 सेल स्टार्ट हो जाएंगे, and that is called the psychotic defense. So for cell division there is a process called mitosis. This division is to perfect and so meticulous. Cell divides into ratio of 1:2 except in cases of meiosis. Yes, so this is the normal process of mitosis, 1:2. When this become fail, if the reproduction ratio 1:2 is changed, it could be towards either more or less. अगर more होता है तो वहां ट्यूमर फॉर्मेशन, सिस्ट फॉर्मेशन होगा, ग्रोथ होगी, और अगर लेस होता है तो वो पार्ट का सिंकेज होगा, एट्रोफी होगी. सो अकॉर्डिंगली देयर वुड बी साइकोसिस एक्सेस और साइकोसिस लेस. सो डिजीज लाइक पॉलिप्स, warts, cyst, tumors, atherosclerosis, plaque, or disposition of pigment and minerals are the second defense mechanism of growth or thickening pathology. So this is complete the second constructive defense, that is psychosis. So first physiological defense, that is SORA. The second constructive defense, that is the psychosis. और ये सब कुछ हो रहा है for the survival of the fittest. And the third defensive mechanism, that is the destructive defense. When the first and the second defense is not sufficient to take care of the invading hostile stimulus, that is still if the hostile attack continues, when the cell may undergo changes at genetic level. देखो पहला अटैक हुआ, बॉडी ने डिफेंस किया इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेशन. जैसे कि सिंपली हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो हम सबसे पहले सिंपली सोचेंगे कि भाई इसका ये अटैक कैसे हम प्रोटेक्ट करें, हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें, इससे कैसे बचे विदाउट एनी हार्म. उसको भी हार्म नहीं होना चाहिए और हमें भी हार्म नहीं होना चाहिए. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कुछ ऐसे आइडियाज करते हैं कि नहीं, सिंपली कुछ सोचो कि भाई इससे बच सके, चलो टाल देते हैं, या फिर वहां से निकल जाते हैं, या फिर थोड़ा सा गुस्सा होके उस बात को निकाल डालेंगे, लाइक दिस. सो दिस इज द सिंपल. या फिर उसकी कंप्लेंट करेंगे, या फिर किसी को बताएंगे कि इसे समझाओ. दिस इज द सिंपल डिफेंस मैकेनिज्म दैट एट द मेंटल लेवल. सो दिस इज फिजियोलॉजिकल डिफेंस. अगर इसके बाद भी, समझाने के बाद भी वो समझता नहीं और उसका तकलीफ देना स्टार्ट ही है हमारे ऊपर और बढ़ गया है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि भाई इससे कैसा बचे, है ना. ये बुरा इंसान है तो बुरे इंसान से हम कैसा बचे, तो हम उससे दूर रहेंगे. दैट मीन्स वी हाइड
हिमसेल्फ, हम खुद को बचाएंगे, खुद को हाइड करेंगे, कुछ बैरिकेड्स वहां डालेंगे, दिस इज द सेकंड डिफेंस, है ना। सो दिस इज साइकोसिस। और इसके बाद भी वो नहीं मानता है कि हमने एक बार हमारी तरफ से कोशिश किया, है ना, विदाउट एनी इंजुरी, सेकंड टाइम भी हमने खुद को विड्रॉल कर लिया, खुद को ही छुपा लिया, फिर भी ये मान नहीं रहा। अब इसका बहुत हो गया, अब ऐसा डिफेंस आएगा, ऐसा डिफेंस हमें करना पड़ेगा, ऐसी एक्शन हमें लेनी पड़ेगी कि करो या मरो, एक तो ये रहेगा, नहीं तो मैं रहूंगा। दिस इज द थर्ड डिफेंस, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिफेंस। सो when the first and second defense is not sufficient to take care of the invading hostile stimulus, that is, still, if the hostile attack continues, then the cell may undergo changes at the genetic level. और वो changes at genetic level क्या होते हैं? It switches its gear of defense to defend or save the whole organism by destroying the part of it. Yes. तो मैंने बताया था कि यहाँ टू टाइप्स ऑफ डिफेंसेस आ जाएंगे, एक तो करो या मरो, एक तो वो रहेगा, नहीं तो मैं रहूंगा, या फिर ऐसा कुछ करो कि भाई हमारा कुछ नुकसान हुआ तो चलेगा लेकिन बाकी तो बच जाएगा, लाइक दिस। सो किसी पार्ट को अगर गंवाना पड़े तो चलेगा, जैसे कि झगड़े में बहुत बार इंसान इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि हम इतने हैं, इसमें से एक गया तो कोई गम नहीं रहेगा, लेकिन सामने वाले को खलास कर डालते हैं। तो ये हो गया थर्ड डिफेंस, दैट इज द डिस्ट्रक्टिव डिफेंस, है ना, दैट इज द कॉम्प्रोमाइजिंग सम पार्ट ऑफ द बॉडी। So destructive defense is brought about by using or sacrificing immunity, that is the third basic function of a cell. तो यहाँ पे immunity sacrifice होगी। Cell sacrifices the function of protection and brings about changes that will either destroy that diseased part, that is the necrosis, or second, it kills itself, that is the apoptosis, है ना। करो या मरो, एक तो वो रहेगा, नहीं तो मैं रहूंगा, एपोप्टोसिस। या फिर एक आधा पार्ट गया तो चलेगा, हाथ टूटा तो चलेगा, पैर टूटा तो चलेगा, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, दिस इज नेक्रोसिस। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ सिपिलिटिक डिस्ट्रक्टिव डिफेंस, necrosis and apoptosis. So genetic programming of self-destruction is apoptosis and apolysis. तो यही वो चेंजेस है जो जेनेटिक लेवल पे यहाँ पे होते हैं, एक तो जीन म्यूटेशन होगा या फिर डिस्ट्रक्शन होगा। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज पार्ट सो एज टू सेव द होल सर्वाइव। यस। तो ये जो डिफेंस यहाँ पे होगा, इसका मेन एम जो है वो है सर्वाइवल। किसी भी हालत में बॉडी का सेल ऑलवेज इसी ट्राई में होता है, यही कोशिश करता है कि किसी भी तरह से वो जिंदा रहे। यस। सो डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज पार्ट इज नेक्रोसिस। सो दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो ये डॉक्टर हैनेमन ने एफोरिज्म नंबर 74 में इस तरह से इसे डिस्क्राइब किया है, और मतलब ओपनली उस टाइम पे डॉक्टर हैनेमन इतनी अच्छी तरह से इसे डिस्क्राइब नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो वही डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंस इसे बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में हमें एक्सप्लेन करके दिया है। तो जिस वजह से आज हम ये डिफेंस मैकेनिज्म इजीली समझ पाए। यस, कि क्या डिफेंस मतलब माइज्म क्या है। एक्चुअली माइज्म इज नथिंग बट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, और वो किस तरह से होता है सिंस मतलब जेनेटिक लेवल से लेके तो माइज्म, और विद द हेल्प ऑफ एफोरिज्म डॉक्टर विजयकर सर ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसका नॉलेज दिया। यस। सो तो ये डिफेंस मैकेनिज्म यही खत्म होता है। देन इन एफोरिज्म नंबर
222 इसमें कुछ थोड़ा सा आफ्टर डिजीज जब मतलब डिफेंस फेल हो गए और वहां पे डिजीज स्टार्ट होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाना है, ये एफोरिज्म नंबर 220 में कहा है। बट सच अ पेशेंट हु हैज recovered from an acute mental or emotional disease by the use of these non-antisoric medicines should never be regarded as cured. On the contrary, no time should be lost in attempting to free him completely by means of a prolonged antisoric treatment from the chronic miasm of Sora, which it is true has now become once more talent, but is quite ready to break out anew. If this be done, there is no fear of another similar attack if he attained faithfully to the diet and regimen prescribed for him. तो इसके बाद जो भी डिजीज होता है, हनेमन ने कहा है कि उसे राइट मेडिकेशन, राइट रेमेडी अगर हम देते हैं तो वो कंप्लीटली परमानेंटली वहां पे क्योर होगा। लेकिन वो जैसे कि अगर कुछ सिपिलिटिक डिफेंस है, जैसे कि कुछ नेक्रोसिस है या फिर गैंग्रीनस पार्ट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में हमें वहां पे जो रेमेडी देना है, दैट रेमेडी विल बी द सिपिलिटिक रेमेडी। बट आफ्टरवर्ड वो पार्ट हील हो गया, लेकिन उसे वो उसके फर्दर लाइफ में, आगे की लाइफ में अगर वो उसे रिपीट नहीं होना चाहिए, रिलैप्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें हमें ऑलवेज वहां पे एंटीसोरिक मेडिसिन देनी पड़ेगी। और वो एंटीसोरिक रेमेडी उसका रिलैप्स नहीं होने देगी, उसके लाइफ में परमानेंटली वो निकल जाएगा, उसके ब्लड में से, उसके सेल्स में से, उसके जीन्स में से वो निकल जाएगा। इसीलिए डॉक्टर हैनीमन ने एफोरिज्म नंबर 222 में कहा है कि नॉन एंटीसोरिक रेमेडीज आर एंटीसोरिक रेमेडीज वहां पे प्रिस्क्राइब करनी चाहिए। यस, सो many doctors were getting right remedy, getting the result, but result are not long lasting. Why? तो इसकी वजह यही है कि हम नॉन एंटीसोरिक रेमेडीज देते हैं, जैसे कि ये एपोरिज्म ने कहा है कि नॉन एंटीसोरिक रेमेडीज अगर हम यहाँ पे आफ्टरवर्ड, जैसे हमने कुछ स्टेट से मिनिमम वहां पे दिया और उसके बाद अगर हम वहां पे एंटीसोरिक रेमेडीज देते हैं, पहले जो हमने दिया है दैट इज द नॉन एंटीसोरिक, बट आफ्टरवर्ड नॉन एंटीसोरिक के बाद वो पार्ट रिकवर हो गया, वहां से वो जो भी डिस्ट्रक्शन था वो कवर हो गया, उसके बाद हमें वहां पे एंटीसोरिक रेमेडी देनी है, क्योंकि कुछ सोरिक सिम्टम्स उसके बॉडी में परमानेंटली रहेंगे और वो परमानेंटली सिम्टम्स ऑलवेज ये उसे रिलैप्स करने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर वो रिलैप्स होने के लिए वो सोरिक सिम्टम्स वहां पे मतलब उसका कॉज बनेंगे वहां पे, वो उसकी वजह से वो रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए वो सोरिक सिम्टम परमानेंटली वहां से निकलने चाहिए, इसलिए वहां पे एंटीसोरिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है। यस, तो अभी हम इसी एफोरिज्म पे रुकेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग पार्ट होता है, इसे हम कल बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। बहुत अच्छा ये टॉपिक है एंटीसोरिक रेमेडीज का। यस, तो क्यों एंटीसोरिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलवेज ऐसे कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में, जैसे कि मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस में दैट इज एक्यूट इन्फ्लामेटरी डिजीज, तो ऐसे कंडीशन में हम ऑलवेज acute remedy prescribe करेंगे, and that acute remedy is नॉन एंटीसोरिक रेमेडी। और नॉन एंटीसोरिक रेमेडी देने के बाद पेशेंट जैसे ही उससे बाहर निकलता है, पेशेंट उससे क्योर होता है, तो आफ्टरवर्ड हमें उसे एंटीसोरिक रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो ये एंटीसोरिक रेमेडी कौन से हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको कल दूंगा। यस, तो आज के इस लेक्चर में क्या समझ में आया, बताइए।
What is the function of cell? यस, सेल का फंक्शन क्या है? बेसिक क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का। नहीं, ये पढ़ा है सर आज हमने। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मुझे लगा मुझे पूछ रहे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल। यस, तो एक हमने एक सेल का फंक्शन पढ़ा है, तो each and every cell is connected to each other. That means we have learned the whole cell's function, है ना? That means the सेल से ही ऑर्गन्स बनते हैं, सेल से ही सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से बॉडी बनती है। तो हमने पूरे बॉडी का फंक्शन आज पढ़ा है, राइट? यस। ओके, तो इसमें किसी को कोई डाउट कि डिफेंस मैकेनिज्म मायाजम पढ़ रहे हैं हम? देखो, हम जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वी आर लर्निंग द मायाजम। तो ये बेस है मायाजम का। जब आप मायाजम के सिम्टम्स पढ़ेंगे आगे, तो उसके लिए ये बेस जरूरी है कि सोरा क्या है, साइकोसिस क्या है, सिफिलिटिक क्या है, डिपेंस कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे हमें सिफिलिस डिटेल में पढ़ना है, सिफिलिटिक के फॉर्म्स डिटेल में, टाइप्स ऑफ सिफिलिस हम डिटेल में पढ़ेंगे। यस, अभी सर हम रियल होम्योपैथी पढ़ रहे हैं। यस। सर हील पेन का कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? क्या? हील पेन टाच दुखने सर। हिल पेन का कॉन्फ्लिक्ट आप खुद ही बताएंगे मुझे, क्योंकि टोटल कॉन्फ्लिक्ट हमने पढ़े हैं, हमने पिछले सेशंस में वो देखा है। तो आप बताइए हिल पेन क्यों हो रहा है? कैलकेरियस स्पोर के कारण। मतलब बोन बढ़ गया। बोन का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? ईगो। ईगो नहीं, बोन का कॉन्फ्लिक्ट ईगो हर्ट, दैट इज इंसल्ट, है ना? ऑनर हाँ सर। इंज्योर्ड। अब कौन से लेग का है, राइट का है कि लेफ्ट का है, फिर उससे रिलेटेड वो पर्सन होगा। और हिल है, दैट मीन्स द प्लेटफॉर्म। तो उनका जो भी प्लेटफॉर्म है उससे रिलेटेड, जिस लेग का है उससे रिलेटेड पर्सन ने कुछ तभी इंसल्ट कर दिया। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हिल पेन, है ना? ओके या सर। फिर ये भी हो सकता है क्योंकि वहां ग्रोथ है तो इनसिक्योरिटी है, फियर है। तो अबाउट हिज प्लेटफॉर्म, उसका बेस, उसका जो भी मतलब जिस बेस पे वो खड़ा है उसके अगेंस्ट उसे कुछ तभी इनसिक्योरिटी है, फियर है। ओके तो सर। बहुत सिंपल है, कॉन्फ्लिक्ट निकालना बहुत ही सिंपल है। आप लोग उसे पढ़ ही नहीं रहे जो हमने पढ़ाया है। लेकिन सर रुब्रिक में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं, हम डिफिकल्ट बोल बोल के उसे और डिफिकल्ट कर देते हैं। आप एनालिसिस करो, एनालिटिकल सोचो। हैनेमन ने बोला है कि होम्योपैथी इज अ लॉजिकल सिस्टम। आप वहां पे लॉजिक लगाओ, अपना खुद का लॉजिक लगाओ कि ये ऐसा हुआ है तो इसके पीछे क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है। लॉजिक लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो आइडियाज आ जाएंगे, वो मिल जाएगा कि अरे ये इसकी वजह से है। Yes. Ideas opens up when we try logically. ओके, और कोई एनी डाउट? बोलिए। डॉक्टर कंसे इज प्रेजेंट हियर, बट बहुत दिन से कुछ बोले नहीं। यस, डॉक्टर संदीप कंसे।
शायद ड्यूटी पे हैं आईसीयू में। ओके, सो किसी को कोई डाउट नहीं तो हम यहीं रुक जाते हैं। कल हम एंटीसोरिक क्या है, हैनेमन ने क्यों एंटीसोरिक के लिए कहा है और उसके पीछे क्या कॉज है, ये देखेंगे। देन एंटीसोरिक का डॉक्टर विजयकर सर ने क्या कहा है, किस चीज को एंटीसोरिक कहा है कि एंटीसोरिक रेमेडी देनी चाहिए। तो व्यूज ऑफ डॉक्टर विजयकर सर एंड व्यूज ऑफ डॉक्टर हैनेमन हम कल देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। थैंक यू सर।